नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो घटना मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो मुंबई की है और तारीख है 12 जून 2017। एक एक्ट्रेस की मर्डर मिस्ट्री है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक जगह है जिसका नाम है चार बंगला। ये लोकेलिटी जो है आमतौर पर इसकी गिनती पॉश इलाकों में होती है, पॉश लोकेलिटी में होती है और यहीं पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है भैरवनाथ एसआरए बिल्डिंग। इस भैरवनाथ एसआरए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने 12 जून 2017 को लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। साथ ही मुंबई पुलिस का जो पीसीआर नंबर है उस पर भी लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि उन्हें अपनी सोसाइटी में मौजूद एक फ्लैट से कुछ फाउल स्मेल, कुछ बदबू सी आ रही है और उन्हें शक है कि कोई अनहोनी हुई है, पुलिस को यहाँ आना चाहिए। ये खबर अपने आप में काफ़ी अलार्मिंग थी। पुलिस को भी मामले की गंभीरता समझ में आई क्योंकि पॉश लोकेलिटी की बात थी। लोग फ़ोन करके बता रहे थे कि फ्लैट बंद है, फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है, तो जाहिर है हो सकता है कि फ्लैट में कोई आदमी बीमार हो या किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो या किसी की हत्या ही कर दी गई हो, कुछ भी हो सकता है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जैसा कि लोगों ने बताया था, पुलिस ने वही देखा। घर में बाहर से वो घर लॉक था, ताला बंद था। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला है क्या, क्योंकि बाहर से पुलिस और आसपास के लोग ये रियलाइज़ कर रहे थे, ये नोटिस कर रहे थे कि अंदर कमरे में एयर कंडीशनर ऑन है। अब ये भी अपने आप में एक टिपिकल सिचुएशन था जिसमें बाहर से तो घर में ताला लग रहा है लेकिन अंदर एयर कंडीशन ऑन है। अब पुलिस ने और आसपास के लोगों ने एक नहीं कई बार डोरबेल बजाया, दरवाजे पर दस्तक दी। सारी कोशिशें बेकार चली गई और इसके बाद फिर पुलिस ने तय किया कि वो इस ताले को तोड़कर अंदर तलाशी लेगी। पुलिस ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और जैसे ही दरवाजे का ताला तोड़ा गया, अंदर से बदबू का एक तेज झोंका बाहर आया और वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सारे लोग एक आध कदम पीछे हट गए क्योंकि बदबू बहुत तेज थी। साथ ही अंदर का मंजर भी बहुत भयानक था। फ्लैट के अंदर खून ही खून भरा हुआ था, खून ही खून। और जब पुलिस ने और थोड़ा आगे जाकर देखा तो अंदर फर्श पर इस फ्लैट में रहने वाली एक लड़की की लाश पड़ी थी और ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक टीवी एक्ट्रेस थी। इस डेड बॉडी को देखते ही पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि मामला कत्ल का है, क्योंकि बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और मौके पर ही पुलिस ने देखा कि खून से सनी एक टी शर्ट भी पड़ी है और साथ ही पड़ा है कुछ ब्रास या ब्रोंज का जो नकल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मारपीट करने के लिए अक्सर नए उम्र के नौजवान अपने हाथों में, उंगलियों में वो पहन लेते हैं। उस तरह के नकल्स जो है वो वहाँ पर दो पड़े हुए थे जो पीतल के या ब्रास के बने हुए थे, उनमें भी खून था। और ये जो पीड़ित लड़की जिसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, उसका चेहरा जो है वो काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी था और साथ ही बॉडी को देखकर ये क्लियर था कि ये कत्ल की जो घटना है वो कम से कम 3 से 4 दिन पहले हुई है, क्योंकि बदबू भी तेज़ आ रही थी और लाश तकरीबन खराब हो चुकी थी काफ़ी हद तक। तो पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। ऑल्दो ऐसी सीन ऑफ क्राइम में टिकना, खड़ा होना भी मुश्किल होता है और इस तरह की डेड बॉडी को देख पाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन पुलिस को तो हर काम करना पड़ता है। तो पुलिस ने फिर उस सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से देखा, डेड बॉडी को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। इस सिलसिले में पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम में जो जो चीज़ें पुलिस ने देखी थी, जो जो चीज़ें पुलिस ने नोट की थी, उन चीज़ों पर निगाह डाली। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि ये जो एक्ट्रेस है जिसकी हत्या हुई थी वो वहाँ अकेली रहती थी और उसकी सारी ज्वेलरी जो है वो गायब थी। यानी जो भी किलर था उसने हत्या करने के साथ साथ उस एक्ट्रेस की जो कीमती चीज़ें, कैश और बाकी जो भी वैल्यूएबल्स थे उन्हें गायब कर दिया था। वो आदमी जो कातिल था वो बाहर से ताला लगा कर गया था और दरवाजे पर फ्रेंडली एंट्री जो है वो इस्टेब्लिश होती थी। कोई किसी ने भी इस घर में किसी को ज़बरदस्ती घुसते हुए 3 से 4 दिन पहले कभी नहीं देखा और दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि कातिल जो भी था इस लड़की का जानकार था।
अब पुलिस के लिए चुनौती ये थी कि कातिलों की पहचान कैसे हो और उनकी गिरफ्तारी कैसे हो। तो सबसे पहले जो बहुत ऑब्वियस सा मेथड है वो है सीसीटीवी फुटेज का। पुलिस ने उस बिल्डिंग में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे और ख़ासकर इस फ्लैट को फेस करके लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और उस फ्लैट के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरे, उन सारे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने बहुत गौर से एग्जामिन करना शुरू किया, देखना शुरू किया। और इसमें पुलिस को कामयाबी मिली, लेकिन ये कामयाबी जो है वो पार्शियल कामयाबी थी। पूरी तरह पुलिस को इस मामले में कामयाबी नहीं मिली। वजह ये कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 2 लोग इस घटना से 3 से 4 रोज पहले, यानी तकरीबन 8 तारीख के आसपास, 8 जून के आसपास पुलिस को 2 लोग इस फ्लैट के अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए भी दिखे, यानी फ्लैट की तरफ जाते हुए और बाहर आते हुए। लेकिन ये फुटेज जो है वो ब्लर्ड था, यानी सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं था, जिससे इस एक्ट्रेस के घर के अंदर जाने और बाहर आने वालों का चेहरा पहचाना जाता। तो ऐसे में पुलिस का काम काफ़ी हद तक हुआ भी और काफ़ी हद तक वो अनसुलझा भी रह गया, काम नहीं भी हुआ। पुलिस को अब दूसरे तौर तरीकों पर भरोसा करना था और पुलिस ने तय किया कि वो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करेगी। इसी क्रम में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज पर गौर किया तो पुलिस ने देखा कि जो टी शर्ट खून से सनी हुई अंदर पड़ी हुई थी, वो टी शर्ट पहनकर इन 2 लोगों में से एक शख्स उस एक्ट्रेस के घर जाता हुआ पुलिस को दिख रहा था। लेकिन जब वो बाहर आ रहा था तो उसके शरीर में वो टी शर्ट नहीं बल्कि एक दूसरी शर्ट थी। ये बात क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि यही वो 2 लोग हैं जो घर के अंदर घुसे, क्योंकि जाते वक्त उसके शरीर में टी शर्ट थी और वो टी शर्ट फिर सीन ऑफ क्राइम से खून से सनी हुई हालत में बरामद हुई और लौटते वक्त उसने वो टी शर्ट जो है उतार कर एक और कोई दूसरा कपड़ा या दूसरी शर्ट पहन ली थी। ये इंडिकेट कर रहा था कि शायद टी शर्ट पर खून लग जाने की वजह से उसने उस टी शर्ट को वहीं छोड़ दिया था, यानी ये कातिल ही था। अब पुलिस ने टी शर्ट के सहारे भी इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की और पुलिस ने उस टी शर्ट का ब्रांड नेम जो है वो ढूंढा, देखा खून से सनी हुई टी शर्ट का। ये एक फॉरेन मेड टी शर्ट था जिसका नाम था रॉयल प्रीमियम। अब पुलिस ने इस रॉयल प्रीमियम के सहारे जो भी आसपास में इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स हैं अंधेरी के आसपास, पुलिस ने वहां जाकर इस तरह की टी शर्ट के बारे में इंक्वायरी की। लेकिन पुलिस को इस एक्सरसाइज में भी निराशा हाथ लगी। कोई भी स्टोर ओनर या दुकानदार इस तरह के किसी रॉयल प्रीमियम नाम के ब्रांड को जानने या उसकी टी शर्ट बेचने की बात से मना कर रहा था। यानी कातिल जो भी था उसने इस टी शर्ट को अंधेरी वेस्ट के आसपास के इलाके से कम नहीं खरीदा था, कहीं और से उसने प्रोक्योर किया होगा, खरीदा होगा। तो टी शर्ट वाली जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस देख रही थी और पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके ब्लर्ड फुटेजेस को ही जब उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाए तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने काफ़ी दिमाग लगाने के बाद इन 2 में से एक आदमी को पहचान लिया। इस एक नौजवान का नाम था शकील नसीम खान। अब ये शकील नसीम जो है इसकी उम्र 33 साल की थी और सिक्योरिटी गार्ड ये बता रहा था कि ये लड़का मैडम के पास अक्सर आया करता था। अब पुलिस को ये तो बात समझ में आ गई कि ये लड़का मैडम के पास आता था, यानी मैडम का जानकार था। लेकिन ये लड़का कहाँ रहता है, उसका व्हेयरअबाउट्स क्या है, क्या करता है, मैडम से क्या रिश्ता था, सिक्योरिटी गार्ड ये सब कुछ भी नहीं बता पाया। आप समझ सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड का काम है भी नहीं कि वो जासूसी करे किसी आदमी के बारे में। वो तो बस इतना पता करता है कि आपका गेस्ट आया है, एंटरटेन करना है, एंट्री देनी है, नहीं देनी है। अगर अंदर से इजाज़त होती है तो सिक्योरिटी गार्ड अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज सिक्योरिटी गार्ड लोगों को रोक देते हैं। सोसाइटीज़ में आमतौर पर यही चलन होता है, आप सबको पता है। तो ये गार्ड जो है कई बार उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में करा चुका था, इसलिए इस लड़के को पहचान गया। हालांकि ब्लर्ड फुटेज था तो शकील नसीम खान की पहचान हो गई, लेकिन उस तक पहुंचना अब पुलिस के लिए चुनौती थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे पकड़ें तो कैसे पकड़ें, क्योंकि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इस बीच पुलिस ने और दिमाग दौड़ाया और दिमाग दौड़ाते हुए पुलिस ने अब जो एक्ट्रेस है जिनका कत्ल हुआ था, पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की और मोबाइल फ़ोन की जो कॉल डिटेल है पुलिस ने वो निकलवाई और उस कॉल डिटेल को बहुत बारीकी से पुलिस ने देखना शुरू किया। उसमें एक नंबर शकील नसीम खान का भी था जो तकरीबन 1 से 1.5 सालों से इस एक्ट्रेस के टच में था जिसकी हत्या हुई थी। यानी सिक्योरिटी गार्ड ये जो बता रहा था कि ये लड़का अक्सर मैडम के पास आता जाता था, ये बात उस
मोबाइल फ़ोन के कॉल डेटा से या कॉल डिटेल से जो है वो क्लियर हो रही थी। अब मोबाइल फ़ोन नंबर के सहारे पुलिस ने शकील का पता ढूंढ निकाला और शकील की पहचान भी साफ हो गई। ये शकील 33 साल का जो शख्स था, ये कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि वो ड्रग्स के काले धंधे से जुड़ा हुआ एक आदमी था, एक शख्स था जो मुंबई में ड्रग पेडलिंग का काम करता था। यानी घर घर घूमकर वो ड्रग बेचा करता था। जिस आदमी को जहां पर भी ड्रग की ज़रूरत होती थी, इससे कांटेक्ट करता था और ये ड्रग बेचा करता था। यानी ये ड्रग रैकेट का हिस्सा था और बड़े शातिर और घाघ लोगों से मिला हुआ था जो मुंबई में नशे का कारोबार करते हैं। पुलिस ने जब इसके बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये तकरीबन 1 साल पहले एनडीपीएस एक्ट में ही ड्रग के मामले में ही जेल भी गया था, लेकिन फिर ये जमानत पर बाहर आ गया था और इन दिनों जब उसकी पुलिस फिर से तलाश कर रही थी कत्ल के मामले में, तो वो आज़ाद था, वो खुला घूम रहा था। आखिरकार पुलिस की कोशिश चलती रही और पुलिस की कोशिश रंग लाई। तकरीबन महीने भर बाद 10 अगस्त 2017 को पुलिस ने शकील नसीम खान को भिवंडी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। शकील शुरू में रिलक्टेंट था। 1 महीने बाद पकड़ा गया था। उसे लग रहा था कि सबूत तो कुछ होंगे नहीं, 1 महीना काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, पुलिस के पास कुछ ऐसा एविडेंस होगा नहीं, तो वो जो है पुलिस को लगातार इनकार करता रहा और कबूल नहीं कर रहा था इस मामले में अपना गुनाह। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया और बताया कि तुम जो टी शर्ट पहन कर गए थे रॉयल प्रीमियम, वो मौके पर खून से सनी मिली, तुम उसी के मकान से उसी की शर्ट पहनकर आए, एक्ट्रेस की या एक्ट्रेस के घर में कोई मेल मेंबर होगा उसकी, हालांकि कत्ल के वक्त ये एक्ट्रेस अकेली थी। तो ये सारी चीज़ें जब शकील को पुलिस ने बताया और कहा कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, तो शकील जो है वो टूट गया और उसने माना कि हाँ उसी ने कत्ल किया है और फिर उसने कत्ल के पीछे की कहानी बताई। उसका ये कहना था कि उसका इरादा इस एक्ट्रेस का कत्ल करना नहीं था, वो हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने बकाया 6,000 रुपये इस एक्ट्रेस से मांग रहा था। पुलिस ने पूछा किस बात के बकाया, तो शकील ने कहा कि एक्ट्रेस उससे अक्सर ड्रग्स खरीदा करती थी और आखिरी दफ़ा उसने जब ड्रग्स लिया था तो 6,000 रुपये उसे चुकाने थे, लेकिन एक्ट्रेस लगातार इस राशि को देने में टाल मटोल कर रही थी और इस मामले को लंबा खींच रही थी। जबकि उन दिनों में 12 जून 2017 के आसपास, आपको पता है उन दिनों नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन। तो नोटबंदी के पास ज़्यादातर लोगों के पास फंड का अभाव था, कैश की क्राइसिस थी। तो ये कैश चाहता था शकील और बार बार उस एक्ट्रेस को फ़ोन कर रहा था, लेकिन एक्ट्रेस टाल रही थी। आखिरकार 8 जून को शकील ने यह तय किया कि वो एक्ट्रेस के घर जाएगा और उसे डरा धमका कर उससे रुपए लेकर आएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो उसे हो सके तो पीटेगा भी, लेकिन रुपए लेकर ही आएगा। और इस काम के लिए उसने अपने एक और साथी को अपने साथ मिला लिया जो एक फ्रूट वेंडर था, यानी फलों का विक्रेता था और उसका नाम था बादशाह। बादशाह से उसने बात की और बादशाह से कहा कि चलो चलते हैं एक एक्ट्रेस के घर, 6,000 रुपये मुझे लेने हैं, तुम्हें भी मैं कुछ कैश दे दूंगा, तुम्हें ज़रूरत थी, तुम बता रहे थे, और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बादशाह जो है वो रेडीली एग्री हो गया। शकील ने बादशाह को पूरा प्लान बताया कि जाकर डराएंगे धमकाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से पैसे मांग रहा हूँ, दे नहीं रही है, और तैयारी के साथ वो गए। तैयारी के तौर पर कोई बहुत घातक हथियार तो नहीं, लेकिन जो मेटल का नकल होता है जो उंगलियों में मारपीट करने के दौरान गुंडे बदमाश या नए उम्र के लड़के पहनते हैं, वो दोनों लेकर गए अपने साथ। और इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस के घर पहुंचकर उससे रुपयों की मांग की। एक्ट्रेस हमेशा की तरह टाल मटोल करने लगी और कहा कि कुछ दिनों के बाद की तारीख दी और कहा कि बाद में आना, ले जाना, लेकिन ये दोनों रुपए लेने के लिए रिलक्टेंट थे। इसके बाद एक्ट्रेस का व्यवहार जो है वो रूखा हो गया, कड़वा हो गया, जबकि एक्ट्रेस को दूर दूर तक ये नहीं पता था कि ये इतनी खतरनाक साजिश करके आए हैं कि ये अगर रुपए नहीं मिले तो आज लूटपाट करेंगे। लेकिन जब बात बढ़ गई, कहा सुनी ज़्यादा हो गई, तो फिर इन दोनों ने मिलकर, खासकर शकील ने उसी मेटल नकल से उसके चेहरे पर बुरी तरह से पंच मारा, हिट किया। एक पंच मारने की देर थी, वो एक्ट्रेस जो है वो नीचे ज़मीन पर गिर गई और चेहरे से खून बहने लगा, चेहरा बुरी तरह से कट गया। फाइनली ये जो दोनों लोग थे, एक के बाद एक उस पर और भी घातक वार किए, क्योंकि उनको लगा कि इसके बाद अगर इसको छोड़ दिया तो ये राज फाश कर देगी। और इस क्रम में जब शकील हमले कर रहा था तो जो खून का फव्वारा सा फूटा शरीर से, उससे उसकी पूरी टी शर्ट जो है वो गीली हो गई,
रॉयल प्रीमियम। फिर उसने वो टी शर्ट उतारी, उसी मकान में रखा एक दूसरी शर्ट उसने पहनी और फिर ये दोनों कातिल वहाँ से निकल गए। निकलने से पहले उन्होंने जो पर्स में रुपए थे वो, इसकी ज्वेलरी और बाकी मकान में जो भी चीज़ें इनको मिली वो कीमती चीज़ें इन दोनों ने समेट ली, बटोर ली। और चूंकि उनको शक था कि इस मामले में आज नहीं तो कल लोगों को कत्ल का तो पता चलेगा ही, तो इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि जितनी देर हो सके पुलिस को या आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता चले। तो इसलिए उन लोगों ने कमरे का एयर कंडीशनर ऑन कर दिया और फिर बाहर से ताला लगाकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। कई दिन गुजर गए, तकरीबन महीने भर का वक्त होने को चला, तो शकील को और उसके साथी बादशाह को ये यकीन हो चला था कि अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस या क्लू पुलिस को मिल गया होता तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लेती। ऐसा वो दोनों सोच रहे थे। लेकिन पुलिस इस मामले में बहुत ही खामोशी से और बहुत ही धैर्यपूर्वक जांच कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी। और पहले तो टी शर्ट और उसके बाद ब्लर्ड सीसीटीवी फुटेज, फिर कॉल डिटेल, मौके पर मिला वो मेटल का पंच, ये सारी चीज़ें मिलाकर पुलिस ने एक स्टोरी जो इस घटनाक्रम की थी, उस स्टोरी की सारी कड़ियों को जोड़ने में पुलिस कामयाब हो गई और आखिरकार पुलिस ने दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस की शानदार तफ्तीश ने दो कातिलों को तकरीबन महीने भर बाद पकड़ा, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं थे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैंने एक्ट्रेस का नाम क्यों नहीं बताया। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि वो अब एक दिवंगत आत्मा है, एक एक्ट्रेस है, यानी जाहिर है एक लड़की है, उसकी मौत हो चुकी है और ड्रग्स वगैरह की बात भी सामने आई है। तो मुझे लगा कि नाम में क्या रखा है, इस तरह के मामलों में अगर नाम अवॉइड कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात है तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सारी बात मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से कोलकाता में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की वारदात हुई थी, उसमें सीबीआई सीएफएसएल की एक रिपोर्ट ने उस मामले को एक नया टर्न दे दिया है। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ये कुछ कमेंट पढ़ते हैं। उद्रेश बिंद ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो अंतरिक्ष पर पहुंच गया है, लेकिन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अपराध एक ऐसी चीज़ है, वो दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये इंसान की प्रवृत्ति है और इंसान कुछ न कुछ अपराध करता ही है। और देखिए, हम आप भी करते हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि हम वो अपराध नहीं करते जो कानून की निगाहों में जो है वो जुर्म हो। छोटे मोटे अपराध तो मतलब मन में गलत सोचने से भी होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंसान की फितरत है अपराध करना, इसलिए अपराध की घटनाएं पूरी तरह बंद कभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, शासन प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को इन्हें कम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दीपक हीरा ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा तेंजिन ने कमेंट किया है और इन्होंने थैंक यू सुप्रतिम, थैंक यू बैनर्जी एंड टीम, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच आपका तेंजिन। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से हमारे लिसनर हैं। सोहेल, उन्होंने कहा कि आपकी कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच। अरविंद पाल ने भी कमेंट किया है। अरविंदर सचदेव ने कमेंट किया है। तरुण डीएस भक्ति के नाम से उनका एक चैनल है, उन्होंने भी कमेंट किया है। पंकज कुमार, नाइस वॉइस सर जी लिखते हैं। राघवेंद्र तिवारी, इन्होंने भी थैंक यू बोला है। अभिनंदन कुमार, उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी घटना हुई आरजी कौर वाली और इसमें सही वाकया क्या है ये पता ही नहीं चल पाता है, हद है। वाकई जिस तरह की झुंझलाहट और हैरानी आपको है, उसी तरह की झुंझलाहट और हैरानी सारे लोगों को है। जब शुरू में ही किसी केस को ख़राब कर दिया जाए, लापरवाही से जांच की जाए, सीन ऑफ क्राइम को बिगाड़ दिया जाए, तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होता है ये आरुषि मर्डर केस में भी हम लोग देख चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस और भी हैं। नो नीड मोटिवेशन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इंसाफ जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है और इस देश में बहुत सारे लोग अपने अपने मसलों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अनु वर्जरी का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। धंजू अनूपगढ़ से कमेंट इन्होंने किया है। बलकार सिंह धंजू साहब हैं। पीके चंद्रा, सोनल शाह, करुणा मिश्रा, क्लिप मूवी, वर्जीनिया डिसूजा ने मेरी क्रिसमस विश किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बिलेटेड मेरी क्रिसमस, और सारे लोगों को, क्राइम तक के दर्शकों को
अभिनव कुमार का भी कमेंट है, परूप श्रेष्ठा जी, और जे आनंदा एडवर्टाइज के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत सारे लोगों ने और कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम एक साथ एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स और आपके नाम यूं ही पढ़ता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।